माता रमाबाई जी, मान्यवर कांशीराम साहब व बहुजन समाज के सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम करता हूं, विनम्र नमो बुधाय करता हूं। साथियों, आज बेहद चैलेंजिंग परिस्थितियां हमारे सामने आके खड़ी हो गई है। हम लोग बात बहुजन समाज की कर रहे हैं, हम लोग बात बहुजन समाज बनाने की कर रहे हैं, हम लोग बात जाति जनगणना की कर रहे हैं और साथ ही साथ शैक्षणिक, आर्थिक, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे की कर रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम बात ये भी कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन वापस आनी चाहिए, हम लोग बैलेट पेपर वापस लाने की भी बात कर रहे हैं। लेकिन हम लोग जो चारों तरफ पूरे देश में जाकर इस बहुजन समाज को इकट्ठा करके उस हक अधिकार की लड़ाई को लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज जिन लोगों को हम सांसद, विधायक और मंत्री बनने का मौका दे रहे हैं, क्या वो लोग वहां जाने के बाद संसद या विधानसभाओं में क्या वो समाज की सही मायने में नुमाइंदगी कर रहे हैं? क्या वो समाज के मुद्दों पर वह चर्चा करते हैं? जब पूरा देश गरीब था, जब भारत आजाद हुआ तो बेहद गरीबी की हालत में था, लेकिन उस वक्त भारत में शिक्षा मुफ्त थी। कोई जितना भी पढ़ना चाहे पूरी पढ़ाई फ्री, और वजीफा भी इतना मिल जाता था कि वजीफे के पैसे से पूरी डिग्री करने के साथ साथ बाकी खर्चे भी निकल जाते थे। और आज जब भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है, आज भारत जब धीरे धीरे गरीबी से निकल के अमीरी की तरफ जा रहा है, तो भारत में गरीबी के टाइम पे शिक्षा मुफ्त थी और आर्थिक देश की स्थिति अच्छी हुई तो शिक्षा महंगी हो गई। मतलब मुफ्त तो दूर की बात है, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि 99% अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, 99% माइनॉरिटी के लोग, 98% ओबीसी के लोग और 75% जनरल कैटेगरी के भी लोग प्रोफेशनल कोर्स करने के लिए या सामान्य डिग्री प्राप्त करने के लिए भी इंश्योरेंस कंपनियां प्राइवेटाइज होती थी। उस वक्त इंदिरा जी के टाइम पे उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। सारे प्राइवेट बैंक, सारे प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, सारे भारत सरकार ने अपनी दिन ले ली और सैकड़ों की मात्रा में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बनाई, करोड़ों की मात्रा में नौकरियां निकली। लेकिन आज तो सारी नौकरियां ही खत्म कर दी, 4th क्लास एम्प्लॉयमेंट पूरी तरह ठेके पे दे दिया। तो सवाल ये पैदा होता है, जब देश के सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, देश में शिक्षा को महंगा किया जा रहा है, सारी नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं, आगे बढ़ने के अवसर खत्म किए जा रहे हैं, क्या जब ये सब हो रहा है उस वक्त हमारे सांसद नहीं थे क्या संसद में? क्या हमारे विधायक और मंत्री नहीं थे? क्या देश के अंदर हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे? वहां जो चढ़ावा चढ़ रहा वो सारा साजिश करने वाली की जेब में जा रहा है। तो भैया हमारे और आपको अकल कब आएगी? उनका आदमी आरएसएस के रूप में अपनी हमारी बस्ती में जाके भी जन जागरण कर रहा है, अपनी सुरक्षा के लिए हमारे लोग बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है, अपनी विचारधारा फैलाने के लिए हमारे बच्चों का इस्तेमाल कर रहा है और हमारी विचारधारा को कुचल रहा है, हमारी हकमारी कर रहा है, हमारा ही शोषण कर रहा है, हमारे मुंह पे पेशाब कर रहा है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट रहा है। हम विरोध कर रहे तो हमारी हत्या हो रही है, मूंछ रखने पे हमारी हत्या हो रही है, घड़ा छूने पे हमारी हत्या हो रही है, फिर भी धर्म के नाम पे हम ही गुलामी कर रहे हैं। जब हमारी हत्या होती है, हमारे साथ जातिगत उत्पीड़न होता है, आपने कहीं देखा आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कोई प्रदर्शन अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ कोई प्रदर्शन हुआ हो? तो जब विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस, ये सारे संगठन हमारे ऊपर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन नहीं करते,
तो फिर हमारे लोग धर्म की रक्षा का ठेका लेकर सबसे आगे क्यों चलते हैं भाई? सही बात। धार्मिक जुलूसों में, दंगों में हमारे लोग क्यों जाते हैं? अपने बच्चों को पढ़ाई के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को रोजगार के रास्ते पे लाइए, अपने बच्चों को धर्म के नाम पे मरने के लिए मत छोड़िए, अपने बच्चों को नफरत फैलाने वाले कार्य में कहीं भी कोई जलसा जुलूस हो उसमें मत जाने दो, अपने माताओं बहनों को, कथावाचकों को सुनने मत जाने दो, क्योंकि कथावाचकों को सुनने से तरक्की नहीं होगी, पढ़ने लिखने से तरक्की होगी। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।